हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम आपसे बात करने वाले हैं यूनिट 4 के एक अनदर टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है फंक्शन विद ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक है, तो जैसा टॉपिक है वैसा ही इसका कुछ इंट्रोडक्शन है कि फंक्शन ओवरलोडिंग तो क्या होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग आइए देखते हैं। बेटा, फंक्शन ओवरलोडिंग सिंपल सी भाषा में अगर आपको बताऊं, पहले पढ़ते हैं फिर सिंपल आपको डिस्कस करेंगे क्या हो। Function overloading in C++ allow you to define multiple function with the same name. ठीक है, multiple function with the same name but different parameter. The compiler differentiate or distinguish these function based on the number or types of argument or a parameter. Function overloading help us improve the code readability, allow for more flexible फंक्शन कॉल। अब तक हमने क्या देखा, एक फंक्शन होगा, फंक्शन के अंदर हम कुछ आर्गुमेंट देंगे, पैरामीटर देंगे, ठीक है, या कुछ ऑपरेंड देंगे एग्जीक्यूट होने के लिए, वो कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा। ठीक, ये सारी चीजें इसमें भी वैलिड है। केवल क्या ये डिफरेंशिएट है पुराने फंक्शन से, फंक्शन ओवरलोडिंग सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पे जो है एक ही नाम के एक से ज्यादा फंक्शन होंगे, एक ही नाम के एक से ज्यादा फंक्शन होंगे, और वो फंक्शन कंपाइलर कैसे डिफरेंशिएट करेगा कि कब कौन सा फंक्शन इन्वोक हो रहा है, वो डिसाइड किया जाएगा बेस्ड ऑन पैरामीटर, पैरामीटर के टाइप के ऊपर और नंबर ऑफ पैरामीटर के ऊपर। ठीक, ये डिसाइड करेंगे कि अब ये वाला फंक्शन यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली फंक्शन ओवरलोडिंग, और 2 नंबर के हिसाब से फंक्शन ओवरलोडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक, अगर 10 नंबर में आ जाते फिर तो बल्ले बल्ले। तो इसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है? पहला, फंक्शन नेम, ऑल ओवरलोडेड फंक्शन मस्ट हैव द सेम नेम। ठीक, अभी इसका पूरा का पूरा एक एग्जांपल है, डिटेल एग्जांपल है, डिटेल से देखेंगे, लेकिन फिर भी जो फंक्शन नेम होना चाहिए, जितने भी जो मतलब जो जो फंक्शन हम ओवरलोड करने हैं उन सबका नेम कैसे होंगे? सेम होंगे। ठीक, देन सेकंड, डिफरेंट पैरामीटर। ठीक है, दे मस्ट डिफरेंट इन द नंबर और टाइप्स ऑफ पैरामीटर। जाहिर सी बात है, फंक्शन ओवरलोडिंग ये होती है कि फंक्शन को अब जो पहचान मिल रही है, अब जो आइडेंटिफिकेशन मिल रही है, वो किसके बेसिस पे मिल रही है? उसके पैरामीटर के बेसिस पे मिल रही है, उसके आर्गुमेंट के बेसिस पे मिल रही है। ठीक है, देन थर्ड वन, रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप is not considered when differentiating overloaded function. You cannot overloaded function based on only the return type. इस पॉइंट को मैं आपको एग्जांपल में समझाऊंगा क्या ये पॉइंट कहना चाहता है एक्चुअली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस सी प्लस प्लस का इस बार एग्जांपल लिया गया है। वो कैसे, थोड़ा एडवांस देखते हैं कि वही मेन, सबसे पहले हमने अपनी हेडर फाइल इंक्लूड की, फिर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, देन अब जो हमने किया है, क्या एक क्लास बनाई है। ठीक है, और क्लास पहले यूनिट से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। क्लास इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर यानी कि वेरिएबल्स, और मेंबर फंक्शन नॉर्मल फंक्शन, इन दोनों को अगर कंबाइन कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा? एक क्लास। ठीक, क्लास की एक अपनी प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या है, कुछ ऑब्जेक्ट बनते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? रियल वर्ल्ड एंटिटी होती है, इसके अराउंड अब पूरी प्रोग्रामिंग होगी। ठीक, तो यहाँ क्या है, बस अभी यही समझिए क्योंकि अगले यूनिट में पूरा क्लास ऑब्जेक्ट के ऊपर बहुत डिटेल थ्योरी है। तो क्लास को कभी भी बनाने से पहले क्लास कीवर्ड यूज किया जाता है। क्लास का से स्मॉल होना चाहिए, देन क्लास का नेम। नेम कुछ भी हो सकता है। अब बाय डिफॉल्ट हम इसको पब्लिक रखते हैं। पब्लिक इसलिए रखते हैं कि इसको कोड में या फिर पूरे प्रोग्राम में कहीं भी इजीली एक्सेस किया कर लिया जाए आराम से। ठीक है, अब ये तो सारे हैं हमारे मेंबर फंक्शन। अगर मेरे कुछ डेटा मेंबर होते, कुछ वेरिएबल होते, तो मैं उनको पब्लिक, अगर मुझे पब्लिक करना उन मेंबर्स को, तो मैं इसके अंदर डिसाइड वो करता, इनिशिएट। अगर मुझे वो पब्लिकली नहीं बनाने हैं तो उन्हें मैं पब्लिक से पहले डिफाइन करता, लाइक इंट ए, इंट बी एंड सो ऑन, कुछ भी। ठीक, लेकिन अभी इसकी बात नहीं हो रही है।
तो डायरेक्टली आप इसको ऐसे ही ट्रीट करना कि ये मैंने कुछ फंक्शन डिजाइन किए और इन फंक्शनों को आगे मुझे कॉल कराना है, लेकिन ये क्लास के अंदर ही होता है। ये एडवांस टॉपिक है थोड़ा सी प्लस का, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो पहला मैंने एक फंक्शन बनाया है इंट ऐड नाम का, जिसके अंदर कुछ दो पैरामीटर है इंट ए इंट बी, और रिटर्न क्या करा रहा है ये मेरे को उनका सम। ठीक, एक और फंक्शन बनाया है वो भी ऐड नाम का है। डिफरेंशिएशन किस चीज का है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ पैरामीटर है वो एक से दो से ज्यादा है, इंट ए इंट बी एंड इंट सी। ठीक, अब ये रिटर्न करा रहा है सम ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, देन एक और मैंने फंक्शन बनाया है। अब यहाँ पे रिटर्न टाइप बदल गया फंक्शन का। फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या हो गया, फ्लोट टाइप का हो गया, और इसके पैरामीटर भी फ्लोट। लेकिन इस रिटर्न टाइप से कोई मतलब फंक्शन ओवरलोडिंग का लेना देना नहीं है, लेना देना सिर्फ इसके पैरामीटर से है। अब देखेंगे जो पैरामीटर है चेंज हो गया, बिल्कुल फ्लोट है फ्लोट भी, लेकिन चेंज नहीं हुआ तो क्या नहीं चेंज हुआ, सिर्फ फंक्शन का नाम। पहले में भी फंक्शन का नाम ऐड है, दूसरे में भी फंक्शन का नाम ऐड है, और तीसरे में भी फंक्शन का नाम ऐड है। ठीक, अब जैसा कि वहां रूल्स में लिखा हुआ था कि रिटर्न मैटर नहीं करता है, भैया क्यों रिटर्न मैटर नहीं करता है? रिटर्न मैटर इसलिए नहीं करता है, अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा इंट एस टाइप का बना देता और उसके अंदर मैं ए प्लस बी को स्टोर करा लेता और ए प्लस बी की जगह मैं यहाँ पे एस रिटर्न कराता, और ऐसा ही कुछ मैं यहाँ करता, एस के अंदर ए प्लस बी प्लस सी करा लेता और यहाँ ए प्लस बी की जगह एस रिटर्न करा देता, और ऐसा ही कुछ मैं यहाँ करा लेता। ठीक, और इसकी जगह मैं एस। तो क्या रिटर्न से कुछ फर्क पड़ रहा है क्या ओवरलोडिंग का, या ये कुछ बता पा रहा है कि ओवरलोड हो रहा है, फंक्शन नहीं हो पा रहा? तो रिटर्न से कोई मतलब नहीं होता, मतलब सिर्फ फंक्शंस के नेम सेम होंगे और जो डिफरेंशिएशन हो रहा होगा वो उनके पैरामीटर के बेसिस पे हो रहा होगा। ये होता है हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग बेसिकली। ठीक है, जैसा कि वो पहले पेज पे हमने देखा ना फंक्शंस। अब उन फंक्शंस को केवल हमने यहाँ मेन फंक्शन के अंदर कॉल करा लिया और कोई ज्यादा काम नहीं किया। मेन पे आए, मेन से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा। अब आपने वहां देखा होगा जो क्लास के आगे जो नाम लिखा हुआ था वो भी कैलकुलेटर लिखा हुआ था। यहाँ भी हमने कैलकुलेटर लिखा और फिर कैलकुलेटर के बाद थोड़ा स्पेस देके लिखा है CALC। अब ये तो है क्लास और ये है इस क्लास का ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट बिना क्लास के इनिशिएट होता नहीं है। पहले आपको क्लास को मेंशन करना पड़ेगा, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है, उसके बाद मेंशन करना होता है। ठीक, ये थोड़ा बेसिक आइडिया है। अगली यूनिट में हम पूरा क्लास ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, कैसे मतलब कैसे एक्सेस हो रहा है, क्या क्या काम है, सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, तो पहला सी आउट स्टेटमेंट देखते हैं क्या है, सम ऑफ 2 and 3। अब ये कैल्स कैल्स नाम का एक मेरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट किसके हद से बना, क्लास से। क्लास के अंदर कुछ मैंने मेंबर फंक्शन बनाए थे, उन्हीं मेंबर फंक्शन में से मैं एक फंक्शन की फंक्शनलिटी को यूज कर रहा हूँ किस ऑब्जेक्ट के लिए, CALC जो कैल्स नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया उसके लिए। ठीक है, उसमें क्या ऐड और 2 and 3, ये क्या क्या बता रहा है, ऐड नाम का फंक्शन है, ऐड के अंदर दो पैरामीटर है। पैरामीटर कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, इंटीजर टाइप के। तो ये अपनी मैपिंग किससे कराएगा, ये सबसे पहले वाले फंक्शन से अपनी मैपिंग करा लेगा। ठीक, अब दूसरा सी आउट स्टेटमेंट, सम ऑफ 1.5 and 2.5। 1.5 and 2.5 सेम, फंक्शन नेम सेम। अब ये 0.5 2.5 ये क्या डिसाइड कर रहे हैं, ये क्या डिनोट कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं कि ये नंबर है हमारे फ्लोटिंग टाइप। ठीक है, रियल नंबर्स, फ्लोटिंग टाइप नंबर्स हैं। ठीक है, देन थर्ड स्टेटमेंट है सम ऑफ 1 2 and 3। अब देखिए नंबर ऑफ पैरामीटर बढ़ गए, तो ये डायरेक्टली अपने आप किससे मैप करेगा, जिसमें हमने 3 आर्गुमेंट या 3 पैरामीटर लिए थे। ठीक, तो जैसे जैसे मैंने यहाँ कॉलिंग कराई है वैसे वैसे अपने आप जो उसकी क्लास के अंदर जो फंक्शन मैंने डिजाइन किए हैं उनसे मैप करेंगे और उनकी फंक्शनलिटी के अकॉर्डिंग अपने रिजल्ट का कंप्यूट करेंगे। ठीक है, जैसे पहले फंक्शन जब कंप्यूट करेगा तो क्या रिटर्न कर रहा था भाई, सम रिटर्न कर रहा था ना ए प्लस बी, ये कर दिया, देन दिस, देन दिस। ठीक है,
2.0 आना चाहिए, ठीक है, एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, अब डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट इसके साथ पढ़ाया जा रहा है क्योंकि कभी कभी डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट और फंक्शन ओवरलोडिंग को एक साथ पूछ लेते हैं, तो एक साथ भी ये बताएं कैसे काम करते हैं। तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट देखते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट allow a function to be called without passing all the argument, ठीक, without passing all the argument. When an argument is not passed, the default value is used. This can be useful for simplifying the function call and making your code more flexible. अब क्या होता है कि कुछ फंक्शंस ऐसे भी होते हैं जिनको जब कॉल किया जाता है तो वहां पे उनके पैरामीटर नहीं दिए जाते तो एक डिफॉल्ट आर्गुमेंट को यूज करते हैं कंप्यूट होने के लिए या फंक्शन कॉल्स को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो ये पूरा सिनेरियो ही कुछ ऐसा है कि डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, नाम से पता चला डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होंगे, ये आर्ग्यूमेंट हम पास नहीं कर रहे हैं, बाय डिफॉल्ट आके यूज हो जाएंगे, काम हो जाएगा, ठीक। सिंटैक्स देखते हैं, सिंटैक्स क्या होता है। Default value are provided in the function declaration, not in the definition. कुल मिला के इसमें ही दी जाएगा आपका डिफॉल्ट, किस में दिया जाएगा, ये फंक्शन की बोर्ड फंक्शन जहां बनाएंगे ना वहां दिया जाएगा, ना कि आपके मेन फंक्शन में। मेन फंक्शन में नहीं दे रहे हम। You can specify the default value for parameter from right to left this way, ठीक है। स्पेसिफिकेशन इस तरीके से होता है इसका प्रेसिडेंट। अब रूल्स देख लीजिए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के क्या क्या रूल्स होते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू शुड बी स्पेसिफाई इन द फंक्शन डिक्लेरेशन, ये कहना चाह रहे हैं इसके अंदर डिसाइड किया जाना कि डेफिनेशन, इसके अंदर उसको डिफाइन नहीं किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, यहाँ किया जाएगा, यहाँ नहीं किया जाएगा। सेकंड रूल क्या कहता है, वंस अ पैरामीटर हैज अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, एक बार जब कोई पैरामीटर डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होगा तो ऑल द पैरामीटर टू इट्स राइट मस्ट आल्सो हैव अ डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, यानी कि अगर मैं इस वाले पैरामीटर को डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट घोषित कर रहा हूं तो इससे आगे आने वाले जो भी पैरामीटर होंगे वो सारे के सारे भी डिफॉल्ट पैरामीटर ही बनाने पड़ेंगे आपको, ठीक। इफ एन आर्ग्यूमेंट इज पास व्हेन कॉलिंग द फंक्शन द डिफॉल्ट वैल्यू इज इग्नोर, ठीक है। जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन की जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी कैन बी, इज इग्नोर लिखा हुआ है लेकिन ये कैन बी इग्नोर, ठीक है। कभी कभी इग्नोर की भी जाती है और कभी कभी अगर यूज में आए तो वो यूज में ली भी जाती है, हमेशा इग्नोर नहीं कर। अब यहाँ पे एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का एक छोटा सा एग्जांपल दिया है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद एक क्लास डिक्लेयर की, क्लास का नाम क्या है, प्रिंटर, ठीक है। अब दैट्स पब्लिक आपको हमेशा बनाना पड़ेगा, पब्लिक हमेशा नहीं, ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन 3 एक्सेसिफायर होते हैं हमारे मोड ऑफ एक्सेसिफायर, 3 होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। लेकिन इसका प्रॉपर एक चार्ट है जो कि आगे यूनिट में डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। इसके अंदर क्या है, एक मेरा फंक्शन है, फंक्शन क्या कह रहा है। अब देखिए डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आपको अलग ही पता चल जाएंगे। ये कोई आर्गुमेंट था, मतलब ये पास कर रहा है, इसकी वैल्यू भी डायरेक्ट पास है, ये भी कोई आर्गुमेंट, उसकी वैल्यू भी डायरेक्ट पास है, दैट इज अ डिफॉल्ट आर्गुमेंट, ठीक है। एग्जांपल भी ये डिफॉल्ट आर्गुमेंट, जब आप डिफॉल्ट आर्गुमेंट की डेफिनेशन भी लिख रहे हैं, इतना सा बना के आते हैं ना, ये बहुत बड़ा इंपैक्ट छोड़ता है, ठीक है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कुछ ऐसा, अगर कोई जैसे इस फंक्शन को कॉल कराता है, अगर वहां कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा तो ये अपनी फंक्शनलिटी कंप्यूट करा लेगा। क्या कराएगा कि कोई एक आई वेरिएबल है, आई लेस देन टाइम्स आई प्लस प्लस, ठीक, यानी कि टाइम्स जो इन टाइम्स की वैल्यू 1, आई की वैल्यू अभी क्या है, इनिशियली 0, 0 के 1 से लेस देन है, ठीक है। अगर 0 1 से लेस देन है और आई को क्या कर दो, प्लस कर दो 1, 0 को मैं +1 ऐड कर दूं तो 1 हो जाएगा, लेकिन ये बाद में करना है, उससे पहले आप कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाइए। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाने पे
आपको क्या दिखाई दे रहा है, मैसेज को प्रिंट कराना। मैसेज में क्या है, मैसेज में हमारा हेलो वर्ल्ड, ठीक है, मैसेज में हमारा हेलो वर्ल्ड है, मैसेज में ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक। ये तो है हमारे क्लास के अंदर की बात है, लेकिन क्लास के अंदर की बातें कब काम आएंगी, जब तक उसको मेन फंक्शन में कॉल ना कराया गया हो। कहीं मेन फंक्शन में कैसे कॉल कराया जाएगा, क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बना के, ठीक। अब आए हम अपने मेन फंक्शन के अंदर, प्रिंटर नाम की क्लास, प्रिंटर नाम का ही ऑब्जेक्ट। प्रिंट, ये जरूरी नहीं है प्रिंटर हो एक्स वी वाई जेड एल एम ए बी सी, एनीथिंग एज यू वांट, कुछ भी जो आप चाहें उसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, ठीक। अब क्या किया है मैंने यहाँ, ये प्रिंटर ऑब्जेक्ट की को फंक्शनलिटी चाहिए प्रिंटर क्लास की। प्रिंटर क्लास में एक मेंबर फंक्शन था प्रिंट मैसेज नाम का, ठीक। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि मैं इस फंक्शन को कॉल करा रहा हूं, लेकिन कोई भी मैंने आर्गुमेंट पास नहीं किए हैं, ठीक है, कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं किए हैं। अगर कोई भी आर्गुमेंट अगर मैं पास नहीं करता हूं तो ये क्या रिटर्न करेगा मेरे को, सिंगली वन टाइम हेलो वर्ल्ड, बस खत्म। अब अगले में मैंने क्या लिखा है, प्रिंटर प्रिंट मैसेज कस्टम मैसेज। अब वहां अगर ये मैपिंग करना चाहेगा, ठीक है ना, पहले वाले से मैपिंग करा लो, दूसरे वाले की वैल्यू से आपको छेड़खानी नहीं है। इनिशियली आपने कहा मान लिया था, वहां 1 मान लिया था, तो इसकी भी एक बार खत्म कर दो ना बात, कस्टम मैसेज प्रिंट कर दो। कस्टम मैसेज हमने प्रिंट कर दिए, ठीक। अब गए भाई अगले वाले पे, थर्ड वाले में हमें दोनों चीजें दे रखी हैं, कस्टम मैसेज भी दे रखा है और ये भी दे रखा है कि उसको 3 टाइम प्रिंट करो, कस्टम मैसेज को 3 टाइम प्रिंट करो। तो ये जो कस्टम मैसेज है वो आपको कितनी बार प्रिंट हो जाएगा, 3 टाइम डाउनवर्ड, ठीक। तो ये रहा आपका डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये जो आउटपुट है इस प्रीवियस वाले एग्जांपल का, इसमें थोड़ा सा चेंजेस अगर देखें तो हेलो वर्ल्ड ठीक है, कस्टम मैसेज ठीक है, कस्टम मैसेज एक और वर्ड ठीक है, कस्टम मैसेज, लेकिन ये कस्टम मैसेज कम है, वो भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, या तो आप इसको रन करके देख सकते हैं, होगा। भाई हमने एक बार नॉर्मली कॉल कराया, कुछ नहीं था, डिफॉल्ट आर्गुमेंट थे, तो वहां हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा दिया इन्होंने, क्योंकि डिफॉल्ट उसमें क्या दे रखा था, हेलो वर्ल्ड दे रखा था। दूसरी बार में एक बार उन्होंने मैपिंग की कस्टम मैसेज, एक उन्हें डिफॉल्ट आर्गुमेंट मिल गया, तो उसकी जगह उन्होंने कस्टम मैसेज प्रिंट कर दिया। देन उसमें ना टाइम्स की वैल्यू क्या दे रखी, 3 दे रखी थी, तो 3 टाइम प्रिंट होगा ना भाई, ये 2 टाइम कर रखा है, तो ये क्या थोड़ी मिस्टेक है, आप इसको देख सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। कुछ की पॉइंट दे रखे हैं अबाउट डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट एंड फंक्शन ओवरलोडिंग, वही की पॉइंट है जो कोड में आपको बताए दिए गए हैं जगह जगह। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट अलाउ यू टू हैव फंक्शन दैट कैन बी कॉल्ड विद फ्यूअर आर्ग्यूमेंट, ठीक। कुल मिला के आपकी इच्छा है तो आप एक आधा आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं, आपकी इच्छा नहीं है तो आप एक भी आर्ग्यूमेंट ना दें, वो तो अपनी डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट कर ही देगा ना, प्रिंट कर देगा, या जो काम आपने कराया है वो कर देगा डिफॉल्ट, ठीक। अगर आप दे रहे हो स्पेशली तो उसके लिए काम करेगा, ठीक। देन सेकंड वन, ओवरलोड फंक्शन कैन हैव डिफरेंट डिफॉल्ट फंक्शन। किसी भी ओवरलोड फंक्शन में डिफरेंट डिफॉल्ट आर्गुमेंट हो सकते हैं, सॉरी, बट द choice of which overloaded function is called is still based on the function signature। मतलब ये ढेर सारे हो सकते हैं डिफॉल्ट आर्गुमेंट, लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेंगे उसके पैरामीटर का काउंट और पैरामीटर का टाइप, ठीक है। डिफॉल्ट आर्गुमेंट कैन प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी इन द फंक्शन कॉल, allow for optional parameters, but it is important to manage default value in the right order, ठीक है। अब देखिए ये दोनों टॉपिक हमने सेपरेटली पढ़े, फंक्शन ओवरलोडिंग, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, इन दोनों को कंबाइन करके भी एक एग्जांपल बन जाता है।
कभी कभी अगर आता है तो आप लिख के आते तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन आप इतना भी लिख के आते हैं जितना आपको फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में बताया गया है और जितना डिफॉल्ट आर्गुमेंट के बारे में बताया, ये पर्याप्त है और बहुत अच्छे नंबर के लिए है। ठीक है, तो वही नॉर्मल हेडर फाइल्स इंक्लूड करने के बाद एक क्लास बनाई है डिस्प्ले नाम की। अब जो डिस्प्ले क्लास में क्या है, एक वॉइड मैसेज शो मैसेज नाम का एक फंक्शन है। अब इस तरीके से डिफाइन किया गया है, तो ये क्या है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट की पहचान है ना। डिफॉल्ट आर्गुमेंट को इसी तरीके से तो दिखाया जाता था। एक फंक्शन आपने पीछे देखा, एक फंक्शन आगे आपको एक और बता रहे हैं। सेम फंक्शन है, फंक्शन का नाम सेम है ना, सो मैसेज ये आपने पीछे देखा। लेकिन यहाँ एक आप एक डिफॉल्ट चीज देखेंगे क्या, एक जैसे हम उसके फंक्शन ओवरलोडिंग में देखते थे, टाइप है कुछ और कुछ एक वेरिएबल है, इसके अकॉर्डिंग आपको ये मैसेज प्रिंट करना है। ठीक है, कुल मिला के क्या है कि काम वही कराना है, दोनों फंक्शनों को कंबाइन कर दिया है, सिर्फ इतना किया है, इससे ज्यादा और कोई चीज अलग इस एग्जाम्पल को बनाने के लिए नहीं की है। अब क्या, मेन फंक्शन के अंदर आए, डिस्प्ले क्लास का डिस्प ऑब्जेक्ट बना दिए हमने। पहले डिस्प ऑब्जेक्ट ने शो मैसेज को कॉल कराया, देखा क्या कोई अंदर आर्गुमेंट है, कोई आर्गुमेंट नहीं है, तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट उसमें क्या दे रखा था, डिफॉल्ट मैसेज ही दे रखा था, डिफॉल्ट मैसेज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब शो मैसेज में गए, अब कस्टम मैसेज है, रिलेट करा लेंगे। नहीं, पहले से मैपिंग हो सकती है। मैपिंग कैसे होती है ना, राइट, अगर राइट में और भी कोई चीज आपको, अगर उसको डिफॉल्ट बना रहे हो तो राइट में भी डिफॉल्ट बनाना पड़ेगा। तो पहले वाले से मैप कर गई, तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, कस्टम मैसेज। ठीक है, यही तो होगा। देन नेक्स्ट लाइन पे गए हम एग्जीक्यूशन में, शो मैसेज, कस्टम मैसेज इन थर्ड। ठीक, अब इसके लिए हमारे पास है यूज ओवरलोड फंक्शन विद 2 पैरामीटर है, ये रहे, ये रहे। ठीक है, अब ये जो प्रिंट करेंगे कस्टम मैसेज को कितनी बार करेंगे, कस्टम मैसेज शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, कस्टम मैसेज एंड कस्टम मैसेज। ठीक, अब फाइनली आउटपुट क्या हुआ, यहाँ पे भी कस्टम मैसेज की कमी है, 4 तो हमारे कस्टम मैसेज होंगे, एक डिफॉल्ट मैसेज होगा। ये सेकंड यहाँ पे फंक्शन कॉल किया है उसका आउटपुट है, या फर्स्ट और ये लास्ट में जो कॉल कराया उसका आउटपुट है। अब आपने देखा कैसे कंबाइन करके इन्होंने अपने आप मैपिंग कर ली, जहाँ पे अगर आर्गुमेंट नहीं थे वहां डिफॉल्ट आर्गुमेंट कंसीडर कर लिया, जहां थे वहां मैपिंग करा के जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट रिटर्न करा दिए। ठीक, तो ये था कुछ तालमेल फंक्शन ओवरलोडिंग का, डिफॉल्ट आर्गुमेंट का आपस में। ठीक, यूज क्यों करते हैं दोनों को, दोनों की अलग अलग रिक्वायरमेंट है कोडिंग के अंदर। डिफॉल्ट आर्गुमेंट को जब यूज करते हैं जब हम पैरामीटर नहीं देते अपने मेन फंक्शन में किसी भी फंक्शन को, और फंक्शन ओवरलोडिंग हम जब यूज करते हैं कि सिमिलर नेम के एक से ज्यादा फंक्शन हो और उनको डिफ्रेंशिएट करना हो, तो उनके बेस्ड ऑन पैरामीटर पे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसीलिए इन दोनों की एक अलग अलग फील्ड है, अलग अलग तरीके से इनको यूज किया जाता है। ठीक, तो थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।